नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मद से खर्च किए जाने के मामले की समीक्षा की। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नीतिगत विषयों पर अलग से अधिकारियों के साथ बैठक की। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी होने में अभी 26 दिन बाकी रहने के कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने के आधार पर दायर जमानत याचिका पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि चाईबासा मामले में आधी सजा पूरी होने में अभी 26 दिन बाकी हैं। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 9 अक्टूबर तय कर दी। सुनवाई के बाद लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने भरोसा जताया कि 9 अक्टूबर को लालू यादव को बेल मिल जाएगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की ओर से चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। जमानत याचिका में लालू प्रसाद की ओर से आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है। लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में है। सीबीआई की अदालत ने चाईबासा केस में उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद फिलहाल रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाजरत हैं। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया था। लालू प्रसाद को शुगर के साथ साथ लगभग 11 अन्य बीमारियों ने भी अपनी चपेट में ले रखा है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी की बीमारी भी शामिल है। इस दिन कम हो रही थी तो इसलिए 26 दिन के बाद 9 अक्टूबर को रख दिया गया। क्या उनकी बीमारी को भी आधार बनाया गया? नहीं, वो सब कुछ लाइट इंजस्ट हो रहा होगा। तो 26 को बेल मिलने के बाद क्या लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते हैं? नहीं, एक केस में और 7 साल की सजा है, तो उसमें उसका जब हाफ होगा तब उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, सरकारी कंपनियों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि मुनाफे वाली कंपनी का भी निजीकरण करना समझ से परे है। कांग्रेस के नेता के.एन. त्रिपाठी शुक्रवार को धनबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातें करते हुए कहा कि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में उनकी जीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच गतिरोध पर कहा कि सरकार अच्छे से चल रही है। दोनों पार्टी और उनके मंत्रियों के बीच कोई गतिरोध नहीं है। केंद्र सरकार का शुरू से जो ये सरकार चल रही है, इसका रवैया थोड़ा डिक्टेटोरियल है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। थोड़ा और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। राज्य सरकारों से पूछना चाहिए, जो राज्य सरकारें ज़मीन पर कार्य कर रही हैं वो थोड़ा और बेहतर सलाह दे सकती है। हम आए हैं ना कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिले। क्योंकि हमें जो सलाह मिलेंगे वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो बेहतर है, लेकिन सरकारें करती नहीं है, वहाँ बैठ करके ब्यूरोक्रेटिक तरीके से लागू कर देती है। झारखंड में गुटखा पर प्रतिबंध को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में गुटखा बैन करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पालन हो, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि फरियाद फाउंडेशन की ओर से झारखंड में गुटखा पूरी तरह से बैन करने के लिए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा अदालत को बताया गया कि वर्ष 2018 से झारखंड में गुटखा की बिक्री पर रोक है एवं हर वर्ष इसे विस्तार दिया जाता है। इस वर्ष भी 20 जुलाई 2020 को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा
वर्ष 2021 तक के लिए झारखंड में गुटखा को प्रतिबंधित किया गया है। अब ट्रेनों में भी रिजर्वेशन के समय यात्रियों को अपने गंतव्य की पूरी जानकारी देनी होगी। ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्री को अपना पूर्ण विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। धनबाद रेल मंडल के डीसीएम अखिलेश पांडे ने बताया कि ट्रेन में रिजर्वेशन के समय यात्री को जहां जाना है वहां का पूरा पता, मोबाइल नंबर आदि देना होगा। ये है कि पहले का जो फॉर्म सब था उसमें आपको एड्रेस नहीं भरना पड़ता था। अब ये है कि एड्रेस भरना पड़ता है और आपको दर्शाना पड़ता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तभी अगर मान लीजिए आप में कोरोना का संक्रमण होगा तब आपके डेस्टिनेशन में पहुँच के तभी ना आप पे कार्रवाई की जाएगी। कई बार वो एड्रेस आधा अधूरा भी रह जाता था कि जैसे मान लीजिए धनबाद जिला झारखंड ऐसे करके भी लोग लिख देते थे। लेकिन अभी जो गृह मंत्रालय के और विभिन्न राज्य सरकारों के जो समय समय पर निर्देश आते रहते हैं कोविड से संबंधित, तो उसमें एक स्पष्ट एड्रेस उस व्यक्ति का जहां वो जा रहा है वहां का एड्रेस, एक स्पष्ट मोबाइल नंबर, जहां का आवासीय पता है वहां का पिन कोड, इन सारे डिटेल्स को, अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, उन सारे डिटेल्स को हम लोग सिस्टम में ही फीड कर दे रहे हैं ताकि अगर किसी को कभी भी ज़रूरत पड़े कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है तो उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग मिनटों में प्राप्त कर सकें कि वो आदमी कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ गया है और उस आदमी के आसपास कितने लोग यात्रा किए हैं और उनका क्या एड्रेस और मोबाइल नंबर है। इन चीज़ों को हम मिनटों में प्राप्त कर सकें, इसी की प्रक्रिया के तहत ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने ओबीसी को 50% आरक्षण की अनुशंसा किए जाने पर खुशी जाहिर की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को धन्यवाद दिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा झारखंड की सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को 50% किए जाने पर पिछड़ा वर्ग में खुशी की लहर है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन आयोग की अनुशंसा को लागू कर देते हैं तो वे पिछड़ा वर्ग के मसीहा बन जाएंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछड़े वर्गों की हितैषी सरकार है। उनसे उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण दी जाएगी। गौरतलब है कि अभी राज्य में सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को अनुशंसा करते हुए कहा कि राज्य में ओबीसी की आबादी कुल आबादी का 55% है, इसलिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। आयोग ने कहा कि तमिलनाडु में ओबीसी और SC/ST को 69% आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार चाहे तो झारखंड में भी ओबीसी को आबादी का अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया था। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह आयोग की अनुशंसा को किस रूप में स्वीकार करती है या नहीं करती है। जैसी सूचना है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को 50% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। उन्होंने जो आधार बताया है उस आधार की चर्चा मांग में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा करती रही है तथा मैं इस बात को और भी जोड़ना चाहूंगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अनुशंसाएं की, जो बात रखी है, एक बात और भी है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर आयोग ने भी और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल जी भी ने जनसंख्या अनुपात में आबादी के अनुसार में आरक्षण बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी और संविधान की अनुच्छेद 15(4), 16(4) में भी स्पष्ट रूप से है कि जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके अनुपात में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में सभी ये सारी अर्हताएं मापदंड पूरी होती थी और साथ में तमिलनाडु में भी 50% ओबीसी समुदाय का आरक्षण है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है, जायज ठहराया था। माननीय हेमंत सरकार के गठबंधन के सभी साथियों को हम उनको अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं और अपील करते हैं कि इस राज्य में आप
पिछड़ों के मसीहा साबित होइए। जिस तरह से आप लगातार पिछड़े हित में काम कर रहे हैं। धनबाद जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में चिरकुंडा और मैथन के रास्ते प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच की जा रही है। कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्ति को इलाज के लिए कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। शुक्रवार को भी बॉर्डर पर झारखंड में प्रवेश करने वालों की कोविड जांच की गई। पाकुड़ जिला टास्क फोर्स की टीम ने अवैध क्रशर मशीनों एवं पत्थर खदानों को सील कर दिया। डीटीएफ के संयोजक एसडीओ प्रभात कुमार एवं जिला खनन पदाधिकारी ने कासिला में छापेमारी कर अवैध पत्थरों से लदे आधे दर्जन ट्रैक्टर एवं ट्रक जब्त किया। पुलिस का रह गया, पुलिस का गाड़ी को देखे पुलिस लाइन तरफ जाते हुए। सही बात कहें आप लोग। मुख्य जो उपलब्धि रहेगी वो एनवायरनमेंट को लेकर है। ये सही बात है कि सभी जो क्रशर्स है, माइनिंग एरियाज़ है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट का जो नॉर्म्स है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। हम लोग ये बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो उसका नॉर्म्स है उसको हम लोग सख्ती से लागू करना है। धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों एवं फुटपाथ पर सड़क को कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के निकट पौधों की नर्सरी लगाने वालों को सड़क पर से दुकानें हटाने का आदेश दिया गया एवं सिटी सेंटर के निकट सड़क पर अतिक्रमण कर लगाए गए दर्जनों दोपहिया वाहनों को जुर्माना लगाने एवं जुर्माना नहीं देने पर जब्त करने का आदेश दिया। यह अभियान धनबाद में आए दिन जाम लगती रहती है, इससे लोगों को निजात दिलाया जाए। जो भी वाहन सड़कों पे खड़ी कर दी जाती है उनके विरोध में एक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में ये सड़क पर पार्किंग स्थल में ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।